शो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी की तह तक जाएंगे जो शायद भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और साथ ही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाने वाली कंपनियों में से एक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टीसीएस असल में करती क्या है, क्योंकि ये सिर्फ कोडिंग से तो कहीं ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। पिछले 5 साल कंपनी के लिए कैसे रहे हैं? क्या ये एक स्थिर हाथी है या एक छिपा हुआ चीता? और सबसे ज़रूरी, अगले 5 साल कैसे दिख सकते हैं, खासकर तब जब एआई, क्लाउड, डेटा सेंटर जैसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को मतलब बदल रही हैं? हमारे पास जो स्रोत हैं वे कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति का एक गहरा विश्लेषण करते हैं। और हमारा मिशन इन स्रोतों से सिर्फ जानकारी निकालना नहीं है, बल्कि वो एक नज़रिया निकालना है जिससे ये समझा जा सके कि टीसीएस सिर्फ एक आईटी कंपनी क्यों नहीं है। कुछ मायनों में ये ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी की नींव का एक हिस्सा है, और अब तो ये उस नींव को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए इस विशालकाय कंपनी की परतें खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल कि टीसीएस करती क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए टीसीएस का नाम सुनते ही दिमाग में हजारों नौजवानों की तस्वीर आते हैं जो किसी बड़ी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है ना? हाँ, ये तो तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। वो जो पारंपरिक आईटी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, वो इनकी नींव है। अच्छा। इसमें किसी बैंक के लिए एक नया मोबाइल ऐप बनाने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के पूरे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को 24 घंटे चलाना शामिल है। 24 घंटे? 7 दिन। इसका जो स्केल है उसको समझना ही मुश्किल है। लेकिन आज के दौर में जो सबसे बड़ा और चर्चित एरिया है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, बिल्कुल। ये शब्द तो मतलब हर जगह सुनते हैं हम, पर टीसीएस के लिए इसके असली मायने क्या है? ये सिर्फ कोई फैंसी सॉफ्टवेयर लगाना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है। उनके लिए इसका मतलब है पुरानी स्थापित कंपनियों को आज की डिजिटल दुनिया में जिंदा रहने और आगे बढ़ने में मदद करना। ओके। इसमें एआई मॉडल्स बनाना, कंपनियों के सारे डेटा को एनालाइज करके बिजनेस के लिए इंसाइट्स निकालना, उनके पुराने सिस्टम्स को क्लाउड पर ले जाना, और सबसे जरूरी, इन सब को साइबर हमलों से बचाना। मतलब ये सब कुछ शामिल है इसमें? ये सब कुछ। ये किसी कंपनी के दिल और दिमाग का ऑपरेशन करने जैसा है, ताकि वो तेजी से दौड़ सके। दिलचस्प। पर ये सब तो टेक्नोलॉजी देने की बात हुई। स्रोतों में कंसल्टिंग पर भी काफी जोर है। एक सर्विस कंपनी को अपने क्लाइंट्स को सलाह देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो एक बिल्कुल अलग तरह का बिजनेस लगता है। देखिए, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सिर्फ टेक्नोलॉजी देना काफी नहीं होता। अच्छा। मान लीजिए आपने किसी कंपनी को सबसे बेहतरीन एआई टूल दे दिया, लेकिन अगर उनके कर्मचारी उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते या उनकी प्रक्रियाएं पुरानी हैं, तो वो टूल बेकार है। सही बात है। टीसीएस की कंसल्टिंग विंग इसी कमी को पूरा करती है। वो बिजनेस को ये समझने में मदद करती है कि अपनी प्रक्रियाएं कैसे बदलें, लागत कैसे कम करें, और इस डिजिटल बदलाव को सिर्फ अपनाएं नहीं, बल्कि उससे फायदा कैसे कमाएं। अच्छा, तो वो सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे और क्यों का भी जवाब देते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो सर्विसेज और कंसल्टिंग तो समझ में आया, लेकिन जो बात मुझे और भी आकर्षक लगती है और जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, वो ये है कि इनके अपने प्रोडक्ट्स भी हैं। हाँ। ये सिर्फ दूसरों के लिए काम नहीं करते, अपने प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं, जैसे बैंकिंग के लिए टीसीएस बैंस। और यही चीज उन्हें अपने कई प्रतिस्पर्धियों से अलग करती है। टीसीएस बैंस दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स में से एक है। अच्छा। जब कोई बैंक इसे अपनाता है तो वो सालों के लिए टीसीएस की इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक लंबी साझेदारी है। इसी तरह आईटी ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने के लिए उनका इग्नियो प्लेटफॉर्म है। ये प्रोडक्ट्स उन्हें सिर्फ सर्विस से मिलने वाले रेवेन्यू से ज्यादा स्थिर और ज्यादा मार्जिन वाला रेवेन्यू देते हैं। मतलब ये उनके बिजनेस मॉडल में एक और मजबूत परत जोड़ता है। बिल्कुल। और अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाल के स्रोतों से पता चलता है कि टीसीएस अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉवरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म और एआई रेडी डेटा सेंटर्स पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है। ये तो एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर से हटकर बिल्कुल हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में कदम रखने जैसा है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव लगता है। ये अगले दशक के लिए उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव है। सबसे बड़ा? हाँ, इसे ऐसे समझिए, अभी तक टीसीएस उस हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां बना रही थी या उन्हें सर्विस दे रही थी। ठीक है। अब वो खुद हाईवे बनाने की कोशिश कर रही है। हाईवे बनाने की? हाँ, एआई को चलाने के लिए जिस कंप्यूटिंग पावर और डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है, टीसीएस अब उसका प्रोवाइडर बनना चाहती है।
अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो टीसीएस दुनिया भर की कंपनियों की डिजिटल रीढ़ की हड्डी को बनाने, मेंटेन करने, बेहतर बनाने और अब उस रीढ़ की हड्डी को सहारा देने वाले कंकाल को बनाने की भी कोशिश कर रही है। वाओ, तो टीसीएस इतना कुछ करती है, लेकिन क्या ये सब उनके नतीजों में भी दिखता है? मतलब क्या ये सारे नए एरियाज कंपनी के लिए वाकई पैसा कमा रहे हैं? पिछले 5 साल की कहानी क्या कहती है? ये एक अहम सवाल है क्योंकि यहाँ कहानी विस्फोटक ग्रोथ की नहीं है। अच्छा। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो यह स्थिर और मध्यम रही है। कोई रॉकेट जैसी तेजी नहीं है, लेकिन क्लाउड, डिजिटल सर्विसेज और कंसल्टिंग की मजबूत मांग के कारण ये लगातार बढ़ी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो अनुमान के मुताबिक प्रदर्शन करती है, जो निवेशकों को पसंद आता है। और सब कहते हैं कि टीसीएस के ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत मजबूत हैं, करीब 23% से 25% के बीच। हाँ, लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू ये है कि कंपनी इनोवेशन पर उतना खर्च नहीं कर रही जितना उसे करना चाहिए? क्या ये स्थिरता भविष्य में ग्रोथ के लिए खतरा बन सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है और एनालिस्ट्स के बीच इस पर हमेशा बहस होती है। टीसीएस के मजबूत मार्जिन का राज सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल नहीं है। तो फिर क्या है? इसका एक बड़ा कारण उनका एम्प्लॉय पिरामिड मॉडल है। वो हर साल हजारों फ्रेशर्स को कम लागत पर हायर करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और जैसे जैसे वो अनुभवी होते हैं उन्हें मैनेजमेंट या ज्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट्स में मूव कर दिया जाता है और उनकी जगह नए फ्रेशर्स ले लेते हैं। बिल्कुल। ये मॉडल उन्हें प्राइसिंग में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो उनके कई पश्चिमी काउंटरपार्ट्स नहीं कर पाते। अच्छा, प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये एक तरह की एफिशिएंसी मशीन है। बिल्कुल। लेकिन आपके सवाल का दूसरा हिस्सा भी सही है। आलोचकों का कहना है कि ये मॉडल उन्हें बहुत ज्यादा जोखिम भरे इनोवेशन करने से रोकता है। टीसीएस बड़े क्रांतिकारी दांव खेलने के बजाय छोटे, सुरक्षित और लगातार सुधार करने में विश्वास रखती है। तो हाँ, ये स्थिरता उन्हें कभी कभी धीमी बना सकती है, लेकिन मुश्किल समय में बचाती भी है। एग्जैक्टली। ये उन्हें आर्थिक मंदी जैसे मुश्किल समय में डूबने से भी बचाती है। जैसे हमने पिछले 2-3 सालों में अमेरिका और यूरोप की मंदी के दौरान देखा, जब आईटी खर्च कम हो रहा था तब भी टीसीएस के मार्जिन्स स्थिर रहे। ये उनके बिजनेस मॉडल के लचीलेपन का सबूत है। और पैसा कमाने की क्षमता का तो क्या ही कहना। स्रोतों के अनुसार टीसीएस एक कैश मशीन है। इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत बड़ा ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करती है और इसका इस्तेमाल वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड और शेयर बायबैक के जरिए लुटाने में करती है। हाँ, और इसी कैश ने उन्हें पिछले 5 सालों में एक और महत्वपूर्ण काम करने में मदद की है। वो क्या? अपने बिजनेस मिक्स को बदलना। उन्होंने धीरे धीरे पारंपरिक कम मार्जिन वाले एप्लीकेशन मेंटेनेंस के काम पर अपनी निर्भरता कम की है। अच्छा। और अपना फोकस ज्यादा डिजिटल, ज्यादा क्लाउड केंद्रित और ज्यादा एआई ऑटोमेशन संचालित प्रोजेक्ट्स पर बढ़ाया है। ये एक चलते हुए जहाज की दिशा बदलने जैसा है। आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये सफलतापूर्वक किया है। तो कुल मिलाकर पिछले 5 साल की तस्वीर है। स्थिर रेवेन्यू, चट्टान की तरह मजबूत मार्जिन, हाई कैश फ्लो और पर्दे के पीछे लगातार ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक मैराथन धावक है, स्प्रिंटर नहीं। एकदम सही कहा। स्थिरता और निरंतरता इसकी पहचान रही है। उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की और लगातार अपने वादे पूरे किए हैं। तो इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? चलिए अब सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं और अगले 5 सालों के पूर्वानुमान को देखते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि टीसीएस एक तिराहे पर खड़ी है और विश्लेषकों को 3 संभावित रास्ते दिखते हैं। सबसे पहले है बेस केस, यानी वो रास्ता जिस पर चलने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसमें क्या उम्मीदें हैं? तो बेस केस में रेवेन्यू 5% से 8% की CAGR, मतलब चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ेगा। 5 से 8%। हाँ। और मार्जिन अपने जाने पहचाने 23-25% के दायरे में ही रहेंगे। इस परिदृश्य में डिजिटल और क्लाउड ग्रोथ के मुख्य इंजन बने रहेंगे और एआई सर्विसेज धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन कोई असाधारण उछाल नहीं आएगा। बेसिकली टीसीएस वही करती रहेगी जो वो हमेशा से अच्छा करती आई है, धीरे धीरे और लगातार आगे बढ़ना। बिल्कुल ठीक है, ये तो हुआ सबसे संभावित परिदृश्य। लेकिन अब बात करते हैं बुल केस की। हाँ। यानी उच्च विकास वाले परिदृश्य की। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे टीसीएस एक बिल्कुल अलग कंपनी बन जाएगी। ये कब और कैसे हो सकता है? ये तब होगा जब टीसीएस अपने नए बड़े दावों में कामयाब हो जाए, जैसे एआई और डेटा सेंटर्स। खासकर एआई, क्लाउड प्लेटफॉर्म और नई डेटा सेंटर रणनीति में। अगर वो इसमें बड़ी जीत हासिल करते हैं तो आंकड़े पूरी तरह बदल सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ 9% से 12% की CAGR तक जा सकती है। 9 से 12%? इतनी बड़ी कंपनी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी। और मार्जिन्स भी सुधर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कंपनी के लिए? इसका मतलब होगा कि टीसीएस सिर्फ एक सर्विसेज कंपनी नहीं रहेगी। तो क्या बनेगी?
इसे समझने के लिए अमेज़न का उदाहरण लेते हैं। अमेज़न सिर्फ किताबें नहीं बेचता, बल्कि AWS के जरिए वो पूरे इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाता है। सही है। TCS भी कुछ वैसा ही दांव खिल रही है। अगर बुल के सच होता है तो TCS एक प्लेटफॉर्म प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस AI इकोसिस्टम प्लेयर बन जाएगी। वाह, ये सिर्फ दूसरों के लिए काम करने वाली कंपनी से उस प्लेटफॉर्म में बदल जाएगी जिस पर दूसरे काम करेंगे। ये कंपनी की पहचान को ही बदल देगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन हर बड़े दांव में जोखिम भी होता है। तो तीसरा रास्ता यानी बेयर केस। सबसे खराब परिदृश्य। क्या चीजें गलत हो सकती हैं? बेयर केस में रेवेन्यू ग्रोथ गिरकर सिर्फ 1 से 3% रह जाएगी और मार्जिन्स भी 20% के आसपास आ सकते हैं। इतना नीचे? हाँ, ऐसा होने की कुछ वजहें हो सकती हैं। पहली, अगर ग्लोबल IT खर्च में कोई भारी और लंबी गिरावट आए। दूसरी, अगर वेतन वृद्धि का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जो 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी के लिए बड़ा जोखिम है। और तीसरा जो सबसे बड़ा नया जोखिम है वो ये है कि उनका हाइपरवॉल्ट AI डेटा सेंटर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पैसा ले लेकिन उससे जल्दी रिटर्न न मिले। मतलब एक मनी पिट बन जाए। एग्जैक्टली। हालांकि स्रोत बताते हैं कि इसकी संभावना कम है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? आने वाले कुछ सालों में ऐसे कौन से प्रमुख उत्प्रेरक या कहें तो संकेत हैं जो तय करेंगे कि TCS इन 3 में से किस रास्ते पे जाएगी? स्रोतों के अनुसार 4 प्रमुख चीजें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। ओके। पहला और सबसे जरूरी है AI और GenAI सर्विसेज को अपनाना। अच्छा। दुनिया भर की कंपनियां अपने बजट को पारंपरिक IT से हटाकर AI की तरफ ले जा रही हैं। TCS इस बड़े बदलाव में से कितना हिस्सा हासिल कर पाती है, ये उनके भविष्य की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा मायने रखेगा। और दूसरा बड़ा उत्प्रेरक जरूर हाइपरवोल्ट AI डेटा सेंटर प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा दांव है। अगर ये सफल होता है तो TCS भारत में और शायद विश्व स्तर पर भी एक प्रमुख AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर बन सकती है। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तीसरा है मार्जिन मैनेजमेंट। ये हमेशा से उनकी ताकत रही है, लेकिन अब ये और भी जरूरी हो जाएगी। कैसे? हायरिंग की लागत, ऑन-साइट और ऑफशोर कर्मचारियों का सही मिश्रण और अपने काम में ऑटोमेशन का कितना प्रभावी इस्तेमाल करते हैं, ये सब सीधे तौर पर उनके मुनाफे को प्रभावित करेगा। और चौथा और आखिरी, बड़ी डील जीतना। क्या वो 100 मिलियन या बिलियन डॉलर की बड़ी लंबी अवधि की डील्स जीत पा रहे हैं? ये डील्स भविष्य के रेवेन्यू का एक मजबूत संकेत देती हैं और दिखाती हैं कि बाजार में उनकी पकड़ कितनी मजबूत बनी हुई है। तो ये 4 संकेतक हैं: AI अडॉप्शन, डेटा सेंटर का प्रदर्शन, मार्जिन पर नियंत्रण और बड़ी डील्स। हाँ, इन पर नजर रखकर कोई भी समझ सकता है कि TCS का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। TCS पिछले 5 सालों में भारत की सबसे स्थिर और लाभदायक कंपनियों में से एक रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये तेज गति से नहीं बढ़ी है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद और आर्थिक रूप से मजबूत है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अगले 5 साल कुछ शब्दों से परिभाषित होंगे: AI, क्लाउड, डेटा सेंटर्स, प्लेटफॉर्माइजेशन और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि बिजनेस मॉडल को बदलने के बारे में भी है। क्या वो सर्विस देने वाली कंपनी बने रहेंगे या सर्विस के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी बनेंगे? बिल्कुल। अगर TCS अपनी AI और डेटा सेंटर रणनीति को अच्छी तरह से लागू कर पाती है तो यह विकास की एक नई लहर को अनलॉक कर सकती है, जो इसे बुल केस की तरफ ले जाएगी। और अगर नहीं तो भी ये एक स्थिर कंपाउंडिंग मशीन बनी रहेगी, जो बेस केस के हिसाब से सुरक्षित रूप से चलती रहेगी। तो सोचने के लिए अंतिम विचार ये है, सवाल ये नहीं है कि TCS महत्वपूर्ण बनी रहेगी या नहीं, क्योंकि वो तो रहेगी। हाँ, वो तो रहेगी। सवाल यह है कि यह किस तरह की महत्वपूर्ण कंपनी बनेगी। क्या ये वही भरोसेमंद स्थिर इंजन होगी जिसे हम पिछले कई सालों से जानते हैं, या ये उस बुनियादी ढांचे में बदल जाएगी जिस पर AI की अगली पीढ़ी का निर्माण होगा? इसका जवाब हमें आने वाले कुछ सालों में मिलेगा, और ये न सिर्फ TCS के लिए बल्कि भारत के पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर के भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा।